जय हिंद टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब लास्ट के कुछ एक मिनिमम डेज रहते हैं, सो प्लीज गियर अप गाइस एंड अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए बाय रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। एंड एज यूजुअल आई एम अगेन सेइंग, हिंदी को बहुत स्ट्रांग करके जाना है। हिंदी विल बी द गेम चेंजर। ओके, सो आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं ऑफ द modern history, that is to discuss the contribution of Maulana Abul Kalam Azad to pre and post independent India of 150 words। ठीक है, तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एज आई सेड इन माय लास्ट सेशन कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को करेंगे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैं अपने नेक्स्ट उसमें रखूंगा, स्लॉट में रखा है मैंने। तो आज हम अबुल कलाम आजाद के बारे में पढ़ेंगे ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। सो अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पे, लास्ट टाइम आपने देखा था पेपर में जीएस के कि कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में भी सीधा क्वेश्चंस आ रखे हैं, छोटे छोटे 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ रखे हैं। एंड इस बार तो हमारे पास वैसे भी पेपर 200 मार्क्स का है, तो शायद छोटे छोटे इस बार और भी वहां पे आपको ये स्लॉट्स देखने को मिले 5 नंबर या 7.5 नंबर में। ओके, तो इस क्वेश्चन में अब स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन देंगे ऑफ अबाउट द पर्सनैलिटी वन, दैट इज द अबुल कलाम आजाद, एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हो गए। एंड उसके बाद इनकी प्री और पोस्ट इंडिया का आप या तो चार्ट के फॉर्म में बना सकते हैं कि आप चार्ट्स बना दीजिए कंपेयर करके, या फिर आप उसे पॉइंट सिस्टम में बना दीजिए प्री और पोस्ट के बारे में। सो नाउ आजाद वाज एन इंडियन स्कॉलर एंड अ मुस्लिम लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। एंड आप सबको पता होगा कि ही वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो। Okay, so post Indian independence, he became the first minister of education in the Indian government and played an important role in the Hindu-Muslim unity, because 1909 के बाद जब यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स को के बीच में एक डिस्फेक्शन लाने की कोशिश करी गई थी, तो उसके बाद अबुल कलाम आजाद ने हिंदू और मुस्लिम्स को साथ लाने की बहुत कोशिश करी। प्लस ही वाज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑल्सो, एंड ही नेवर सपोर्टेड India's partition, and he donned many hats of being a journalist. He was very famous freedom fighter, as everybody knows, politicians and educationist, and education तो आपको पता ही है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। तो आप अबुल कलाम आजाद के बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे उनके बारे में हल्का सा, एंड इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन की जो डिमांड है कि प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बीच में इनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उसको हम पॉइंट वाइज हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। नाउ बिफोर इंडिपेंडेंस हमने एज यूजुअल इंट्रोडक्शन दे दिया है, उसके बाद बॉडी एंड कंक्लूड, ये आपको याद रख के जाना है। आईबीसी आपके दिमाग में रहे पेपर के वक्त, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड द कंक्लूजन वन। नाउ फर्स्ट इज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। During his young age, he rose to the prominence through his work as a journalist, and he published many works criticizing the British Raj and espousing causes of Indian nationalism. He worked for the Hindu-Muslim unity, सबसे ज़्यादा important कि हिंदू मुस्लिम के जो यूनिटी के लिए इन्होंने बहुत काम करा, through the paper अल हिलाल को although later on गवर्नमेंट ने सेशनिस्ट पॉलिसी का नाम देकर इसको ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था, बट यहां पर अबुल कलाम जी नहीं रुके, एंड देन ही स्टार्टेड अनदर वीकली न्यूज़पेपर अल बलागा को भी बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या करा, यहां पर बंद कर दिया था, with the same mission of propagating Indian nationalism and revolutionary ideas based on the Hindu-Muslim unity and oppose partition. So यहाँ पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए उन्होंने बहुत काम करा through his newspapers। उसमें 2 न्यूज़पेपर फेमस थे, अल हिलाल और अल बेगाग। इसे आप अंडरलाइन करके क्वाइट ऑब्वियस है पेपर में रख सकते हैं, सो डैट एग्जामिनर जो भी आपको चेकर है उसका एक बार ध्यान जाए इस चीज के ऊपर कि आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट्स को यहां पर लिखा हुआ है। नाउ सेकंड इज द खिलाफत मूवमेंट। ही वाज अ प्रोमिनेंट लीडर इन द खिलाफत मूवमेंट, मोहम्मद शौकत अली ब्रदर्स, इन विच ही बिकेम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द नेशनल लीडर्स सच एज महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। तो खिलाफत मूवमेंट में भी उनका बहुत ही मेजर रोल रहा है। पोस्ट लखनऊ सेशन जब यहां पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इकट्ठे हुए थे, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, आपको पता है कि टर्की वाला इशू हुआ था, खिलाफत मूवमेंट एक स्टार्ट कर दी थी, बट खिलाफत मूवमेंट के बाद हिंदू मुस्लिम्स इकट्ठे आने स्टार्ट हो गए थे। ओके, नाउ थर्ड इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ही वाज डिसहर्टेंड बाय द रिवोल्ट एक्ट 1919। आपको पता है 1919 का हमारे पास जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर, जब वहां पर बहुत सारे लोग मरे थे, एंड ही वर्क टू ऑर्गेनाइज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट इन ऑपोजिशन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले करा।
He organized several agitations and worked in the able guidance of Gandhiji and his principle. He was arrested in 1930 for the violation of the salt laws as per the Gandhi's salt सत्याग्रह है. 1930 में ये क्या करते हैं, खुद गिरफ्तार भी होते हैं in as a part of Gandhi's salt सत्याग्रह, and he was put in Meerut jail for a year and a half. सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, खिलाफत मूवमेंट में, हिंदू मुस्लिम्स के यूनिटी में इनका बहुत मेजर रोल रहा है. नाउ next is a Dharsana Satyagraha. He was one of the main organizers of the Dharsana Satyagraha in 1931 and emerged as one of the most important national leaders of that time, prominently leading causes of Hindu-Muslim unity as well as espousing secularism and socialism. ये जो points हैं, secularism, socialism, Hindu-Muslim unity, opposed partition and गांधी जी salt सत्याग्रह, आप इनको quite obvious है वहां पर एक अलग से mention करके underline करिए so that यहाँ पर चेकर का ध्यान जाए. तो ये पॉइंट वाइज आप लिखोगे तो उनके लिए चेक करना भी बहुत इजी है एंड उनको पता होगा कि क्लियर एंड क्रिस्टल आंसर लिखा है यहां पर कैंडिडेट ने एंड वो यहां पर आपको अच्छे मार्क्स देगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट टू नेशन थ्योरी. जो टू नेशन थ्योरी चल रही थी इंडिया पाकिस्तान की, क्वाइट ऑब्वियस है, उसके अगेंस्ट भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया. ही क्रिटिसाइज्ड जिन्नास over two nation theory and believed that Hindu and Muslim can coexist in an independent India. उनके हिसाब से जो हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं, quite obvious है, उनको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. They can coexist in the independent India. Next is Quit India movement, that is 1942, do or die. He played a significant role in Quit India movement by meeting a large number of people in the rallies and led agitations and protests against the government, colonial government. He served as a Congress president from 1940 to 1945 post Second World War. That is in the period of Second World War, during which the Quit India movement was launched. And you all know, and he was the youngest president of INC at the age of 35 also. So Quit India movement, Khilafat movement, Hindu-Muslim unity, against the partition, against the two nation theory, these were the major contribution of the Abul Kalam Azad before independent India. Now next is India's independence. He negotiated with the British cabinet mission for India's independence. That is in 1946 जो mission cabinet mission plan आया था हमारे पास post Cripps mission. Further, he was strictly against the Indian partition after acceptance of partition by Gandhi ji. गांधी जी के जो इसके बाद भी ये इसके against थे. Although it was accepted by the Gandhi ji, but Abul Kalam Azad ji was against this partition, and he again said Hindus and Muslims can coexist in the independent India. Now next is Abul Kalam Azad supported non-cooperation movement, that is 1920 to 22, started by the Gandhi ji, and entered the Indian National Congress in 1920. In 1923 he was elected as the president of Indian National Congress, and at the age of 35 he became the youngest person to serve as the president of INC. So यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इन्होंने सपोर्ट करा, खिलाफत मूवमेंट में इनका पार्ट था, हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी के लिए इन्होंने काम करा, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा इन्होंने, पार्टीशन टू नेशन थ्योरी के ये एंटी थे. तो इन सब चीजों में यहाँ पर अबुल कलाम जी का रोल रहता है इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, इन द प्री इंडिपेंडेंट एरा. ओके, नाउ क्वेश्चन में पूछा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट ऑल्सो, तो हम वो भी करेंगे. द लास्ट पॉइंट, एज फार एज द एजुकेशनिस्ट इज कंसर्न, as we said, he was an educationist, he was a journalist, he was a freedom fighter. So as an educationist, he had been uncompromising exponent of universalism, a truly liberal and humanitarian education system, and his ideas was fusion of eastern and western concept. He was in favor कि eastern और जो western concept है उस सबका fusion कर दिया जाए, उनको मिला दिया जाए, to create a integrated personality, so that दोनों कल्चर्स को कंबाइन कर दिया जाए. He was one of the founding member of Jamia Millia Islamia University, originated, that is established at Aligarh in the United Province in 1920. So यहाँ पर उन्होंने जो ईस्टर्न है और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जोड़ने की यहाँ पर बात कही और कहा कि हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं. एंड ही वाज इन द फेवर ऑफ यूनिवर्सलिज्म, अ ट्रूली लिबरल एंड ह्यूमैनिटेरियन एजुकेशन सिस्टम. एंड विद दीज ओनली आपको पता होगा कि he was the first education minister also. ओके, तो ये हमारे पास 9 के 9 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा, कि इंडिपेंडेंस से पहले 1947 से पहले ये रोल मेजर रहा है ऑफ अबुल कलाम आजाद जी का. नाउ क्वेश्चन में पूछा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस भी यहां पर बताना है, तो आपको एक कंपैरिजन करना है.
अब इसमें भी आपको पॉइंट सिस्टम में करना है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया, ही वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट इज he was a constituent assembly, he was a member of constituent assembly and helped in shaping the constitution of India. Here the word is में से constitution लिखा गया, he was a member of constituent assembly. Next is education, he was the first union minister of education and he played a very important role in the foundation of IITs, UGC, AICTE, Sahitya Academy, Lalit Kala Academy, Sangeet Natak Academy and other academies. As far as research is concerned, he held portfolios of natural resources, scientific research, and one of the major role is in the foundation of CSIR and other research laboratories. So post independence अगर हम कहें तो constituent assemblies का वक्त ये बहुत एक वहाँ के एक मेजर मेंबर थे उसमें, प्लस एजुकेशन की फील्ड में तो आपको पता ही है ये सारी एकेडमीज हो गई, इसमें इनका बहुत मेजर रोल रहा है, एंड इन द फील्ड ऑफ रिसर्च ऑल्सो CSIR की जो फाउंडेशन है उसमें इनका बहुत पायटल रोल रहा है। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे पास यही 3 पॉइंट्स हैं, इससे ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। एंड इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड हमारे पास 9 पॉइंट्स हैं, 9 + 3 दिस 12, these 12 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ फॉर दिस आंसर। एंड स्टार्टिंग में हमने एक इंट्रोडक्शन दिया, एंड ये जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस हैं जहां से आप अपने कल्चर वाले पार्ट को पढ़ते हो, दैट इज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कल्चर टू द अदर नेशन, जो यहाँ पर एक्सपेंड करा, इंडियन कल्चर को स्प्रेड करा, उसमें इनका मेजर रोल था। जिसके बाद 3 एकेडमीज ने जन्म लिया, दैट इज द साहित्य एकेडमी फॉर द लिटरेचर वन, उसके बाद संगीत नाटक एकेडमी फॉर द इंडियन म्यूजिक वन, ललित एकेडमी दैट इज फॉर द पेंटिंग वन, लिटरेचर म्यूजिक पेंटिंग, उसके बाद ये एकेडमीज का बर्थ होता है आफ्टर दिस इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चर रिलेशंस। तो ये 4 पॉइंट जो हैं आप इसे पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में लिख सकते हैं, एंड प्री इंडिपेंडेंट एरा में हमारे पास 12 पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं, तो 9 और ये 4, ये 13 पॉइंट्स आप इसका आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट कर रहे हैं। फाइनली आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं दैट मौलाना's contribution in the Indian independence are very significant and vital. He considered Gandhi ji as his ideal and worked on his principles and political lines. His contribution will be remembered and acknowledged by the generations to come. For his service to the nation, he was posthumely awarded highest civilian award Bharat Ratna in 1992 also. So with these words you can conclude this question also. So आपके हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट आया जिसमें हमने उनके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद हमने प्री इंडिपेंडेंस एरा में एक 9 पॉइंट्स डाल दिए, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन की अगेंस्ट, एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पॉलिटिकल फाइटर, एज अ फ्रीडम फाइटर, क्या क्या उनका रोल रहा। एंड उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में उन्होंने किस एजुकेशन, रिसर्च, अकेडमीज, इनकी फेवर में क्या क्या करा। एंड फाइनली वी कैन कंक्लूड दिस क्वेश्चन विद दीज वर्ड्स। सो विद दीज वर्ड्स आवर क्वेश्चन इज नाउ clear and crystal clear, वो end हो गया है। and in the next session I will bring you a question of the cooperative societies, as I said in the last lecture also session also कि cooperative society news में चल रहा है from the March onwards and new minister भी बने हैं, तो हम cooperative society को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी क्या significance है and किस तरीके से वो मिनिस्ट्री क्रिएट हुई है। so with these words I am concluding today's session, will come up with another question soon. जय हिंद to all, take care.